प्यारे बच्चों, 11th क्लास केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 11th केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं और मैं आपको पढ़ाने के लिए कौन कौन सी बुक्स का प्रयोग करूँगा। तो सबसे पहले चलो बुक की बात कर लेते हैं। तो मेरे जो लेक्चर होंगे 11th केमिस्ट्री के, वो सभी NCERT की बुक पर आधारित होंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट्स भी लेक्चर्स में आपको करवाऊँगा। तो कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ जाता है, सर क्या हमारे बोर्ड में या हमारे स्टेट में जो है NCERT की बुक लगती है क्या? तो मैं बता देता हूँ कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, लगभग सभी स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह, इनका जो सिलेबस है सारा NCERT पर ही आधारित है। ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट बुक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है, सभी की सभी बुक्स जो है वो आप उसका फर्स्ट पेज खोल के देखना, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा बेस्ड ऑन NCERT। इसलिए आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमारे स्कूल में तो ये बुक लगी हुई है, आप NCERT में से करवा रहे हो। अगर आप मेरे लेक्चर देख के आप अपनी बुक में से भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास अगर NCERT बुक नहीं है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस चैप्टर का लिंक, फर्स्ट चैप्टर का लिंक आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आप ये बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में जो है कुल कितने चैप्टर हैं। तो चैप्टर जो हमारे NCERT के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में कुल 14 चैप्टर हैं। इनके सभी के नाम आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को जो है कवर करेंगे। तो आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। अब आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको रसायन विज्ञान से परिचित करवाऊंगा और ये बताऊंगा कि रसायन विज्ञान क्या होती है और रसायन विज्ञान के कौन कौन से उपलब्धियों के क्षेत्र हैं और इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये जस्ट हम सिर्फ 5 मिनट में ये सारा कुछ कर देंगे। उसके बाद जो है इस चैप्टर का मेन टॉपिक हमारा शुरू होगा, द्रव्य का वर्गीकरण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान वास्तव में विज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें हम विभिन्न पदार्थों के संश्लेषण अर्थात कि वो पदार्थ बनते कैसे, उनका प्रिपरेशन किस तरह से होता है, उन पदार्थों के संगठन यानी उनकी संरचना, वो किन किन कणों से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद पदार्थों का गुणधर्म यानी उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उनका गुणधर्म क्या क्या है और वो किस तरह की अभिक्रियाएं करते हैं। इन चीज़ों की स्टडी करने वाली जो विज्ञान की शाखा है उसको हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो अब रसायन की परिभाषा को आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, गुणधर्म, संगठन व अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, केमिस्ट्री एंड रसायन विज्ञान पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि सर इसका यूज कहाँ होता है और हम इसको क्यों पढ़ें, इसका क्या महत्व है। तो इन्हीं दो सवालों का जो है जस्ट हम 2 मिनट में हम जवाब दे देते हैं कि रसायन विज्ञान की जो उपलब्धियों का क्षेत्र है वो बहुत ही लंबा चौड़ा है, यानी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर रसायन विज्ञान का भरपूर प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 3 क्षेत्रों के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे पहला आता है औषधियाँ। अब अगर हम देखें तो रसायन विज्ञान की वजह से जो है कई नई नई औषधियों का आविष्कार हुआ है और उसकी वजह से कई जानलेवा बीमारियां जैसे हैजा, मलेरिया, टीबी वगैरह ऐसे रोग हैं उनसे हमारी रक्षा हो सकी है। इसके अलावा एक आइसोटोप है, एक समस्थानिक है, कोबाल्ट-60, जो कैंसर का इलाज करने में भी कारगर है। इसी तरह से पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविकों का निर्माण भी जो है रसायन विज्ञान की हेल्प से हुआ, जिससे कुछ संक्रामक रोग जो है उनसे हमारी रक्षा हो सकी है। इसी तरह से अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग होता है तो उनसे संबंधित जो इंडस्ट्रीज है, वैसे वो कृषि उद्योग हो, पशुपालन हो और इस तरह से वस्त्र उद्योग या कोई भी उद्योग हो, उन सभी जगह पर रसायन विज्ञान का प्रयोग होता है, केमिस्ट्री का प्रयोग होता है। और देश की सुरक्षा और युद्ध सामग्री में रसायन विज्ञान तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे डायनामाइट है, गोला बारूद है, बम वगैरह है, मिसाइल जो है, ये सभी बनाने में
रसायन विज्ञान का नॉलेज ही यूज होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का जो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान का की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है हमारे लाइफ में। तो सबसे पहले ये बात तो है कि रसायन विज्ञान ने जो है ह्यूमन लाइफ को काफ़ी इजी बना दिया, मानव जीवन को काफ़ी सुखमय बना दिया है। वो कैसे बना दिया, जस्ट एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए कि एक आरामदायक जीवन जीने के लिए इंसान को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, उसका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जो है उसको अच्छी यातायात की सुविधा वगैरह जो है सुविधाएं बंदे के पास होनी चाहिए, तभी वो आसानी से लाइफ जिएगा ना। तो अगर हम भोजन की बात करें तो रसायन विज्ञान जो है मिट्टी की जांच करके जो है फसलों की उपज में वृद्धि कर देती है। इसी तरह से कुछ उर्वरक हैं, कीटनाशक है, जिनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखे हैं। तो इनकी खोज भी रसायन विज्ञान में हुई, उसकी वजह से जो है काफ़ी अनाज हम पैदा कर सकते हैं। पशुओं और पौधों की नस्लों में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ हम पैदा कर लेते हैं उनको संरक्षित करने की जो हमारे कुछ एक विधियां हैं, जैसे पास्चुरीकरण, हिमीकरण वगैरह जो है, इनसे हम खाद्य पदार्थों को कई दिनों तक बचा करके रख सकते हैं, वो खराब नहीं होते जल्दी से। इसी तरह से जो है अगर हम वस्त्रों की बात करें तो रसायन विज्ञान में नायलॉन, टेरिलिन, रेयन वगैरह पॉलिस्टर के जो कुछ ऐसे रेशे बनाए हैं जो सूती वस्त्रों की तुलना में जो काफ़ी अधिक सुंदर और टिकाऊ होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे पास एक अच्छा मकान भी होना चाहिए। तो पहले जैसे ऐसा होता था कि लोग कच्चे मकानों में या झोंपड़ों में रहते थे, लेकिन आजकल जो है क्यों रहते थे, क्योंकि मटेरियल नहीं था। और आजकल रसायन विज्ञान ने सीमेंट, चूना, लोहा वगैरह जो है ये कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दी, जिससे हम बढ़िया क्वालिटी का मकान जो बना सकते हैं। और उस पर वार्निश, पेंट वगैरह ये भी जो है रसायन विज्ञान की ही देन है। इसके अलावा दूसरा महत्व है वो रसायन विज्ञान जो राष्ट्र निर्माण में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। कि जैसे अभी मैंने बताया कि जितने भी उद्योग धंधे हैं सभी में किसका यूज होता है, रसायन विज्ञान का यूज होता है। अगर रसायन विज्ञान का यूज होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो राष्ट्र का विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसी तरह से तीसरा जो इसका यूज है वो पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी यूज होता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से ओजोन जो परत है उसका अवक्षय हो रहा है, उसमें डिप्लीशन हो रहा है, वो धीरे धीरे जो है खत्म, यानी एक उसमें होल होता जा रहा है। तो CFC के एनोलॉजी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसकी वजह से डिप्लीशन हो रहा है, उसी का ही अल्टरनेट हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान ने दिया है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन जो है कम हुआ है। इसी तरह से कई सारी और भी चुनौतियां हैं प्रदूषण से संबंधित, जिसका भी हमने समाधान करना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान है कोई यूजलेस और बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये काफ़ी बढ़िया और बहुत से क्षेत्रों में यूज होने वाला सब्जेक्ट है। तो देखिए अभी मैंने आपको केमिस्ट्री एंड रसायन विज्ञान से इंट्रोड्यूस करवाया, और अब हमारे 11th क्लास के सिलेबस का मेन पार्ट शुरू हो रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले जो परिभाषा आ रही है हमारे पास वो है द्रव्य, यानी मैटर क्या होता है। अब हमारे चारों की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता हो, और हमारी एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां द्वारा महसूस की जा सकती है। ज्ञानेंद्रियां मीन्स कि हमारे शरीर की जो इनपुट्स है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा अगर अनुभव की जा सकती कोई भी चीज़, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम हमारे चारों ओर क्या देख सकते हैं, पुस्तक है, पेन है, जल है, हवा है, ये सारी चीज़ें ये क्या है, स्थान भी घेरती है, इनमें द्रव्यमान भी है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस भी की जा सकती है। तो ये सभी वस्तुएं क्या है, द्रव्य है। अब आगे हम पढ़ते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। अब एक ये क्लासिकल कंसेप्ट हमारा एक प्राचीन अवधारणा है कि हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो द्रव्य और दूसरा ऊर्जा, एक तो मैटर और एक एनर्जी का मिलकर बना होता है। तो अगर हम मैटर की बात करें और द्रव्य की बात करें तो इसको हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं।
एक तो उसके भौतिक गुणों के आधार पर, जिसको हम कहते हैं भौतिक वर्गीकरण। ठीक, एक तो क्या, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा उसके रासायनिक गुणों के आधार पर, जिसको हम कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पे जैसे हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, पदार्थ 3 भागों में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 भागों में बांटा जा सकता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ओके, अब शुद्ध पदार्थ आगे 2 भागों में बांट जाता है, तत्व और यौगिक। ठीक, और तत्व को फिर आगे 3 भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। जबकि यौगिक 2 तरह के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण 2 टाइप के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक, तो जो मैंने अभी यहाँ पर हाईलाइट किए हैं वो सारी चीजें हम अभी एक एक करके इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं भौतिक वर्गीकरण या फिजिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक गुणों के आधार पर द्रव्य को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर ठोस यानी सॉलिड्स की बात अगर हम करें तो ठोस द्रव्य की वो अवस्था है जिसमें इसके रचक कण यानी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसको बनाने वाले जो कण हैं, वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं, एक प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। ठीक है, और ये बल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये कण एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। अगर कण नजदीक आ जाते हैं तो ये गति नहीं कर पाते, और अगर ये गति नहीं कर पाते तो इनका जो आकार और आयतन दोनों क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। तो हम ठोस के बारे में कह सकते हैं कि इसके जो रचक कण है, इसको बनाने वाले कण है, वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, और ये कण जो है काफी निकट होते हैं, और इतने निकट होते हैं कि गति नहीं कर पाते। गति नहीं कर पाते इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ठीक, अगर वही हम द्रव की बात करें यानी लिक्विड्स की बात करें, तो लिक्विड में जो रचक कण के बीच में जो बल होता है वो ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर होता है। ठीक, तो इसी वजह से इनके कण जो है ठोसों की अपेक्षा थोड़े से दूर दूर होते हैं। और द्रव्यों की खास बात यह होती है कि जिस बर्तन में आप डालोगे ना, उसी की ही आकृति ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर इस बीकर में ये द्रव डाल रखा है तो इस बीकर की शेप ले लेगा। अगर आप किसी और फ्लास्क में डालोगे तो उसकी शेप ले लेगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसकी आकृति या इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता, लेकिन अगर आपने यहाँ पर जितना आयतन लिया है उतना ही अगर आप किसी दूसरे बर्तन में डालोगे आयतन उतना ही रहेगा। तो यहाँ आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ठोसों में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रवों में आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। और अगर हम गैस की बात करें तो इनके बीच में जो अंतरकणीय बल जो है, इनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। और इतना कम ये होता है कि जिस बर्तन में आप डालोगे ना उसको पूरा भर लेंगे ऊपर तक। ठीक, तो उसी वजह से जो है इनका न तो आकार निश्चित होता है न ही इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये गैस के कण आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आपने इस फ्लास्क में डाला तो इसको पूरा भर देंगे यानी इसका आयतन इतना हो जाएगा। इसको किसी और बड़े जार में डाल दोगे बंद में तो उसके अंदर ये सारे कण फैल जाएंगे, उतना उसका आयतन हो जाएगा। ठीक, तो गैसों का न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है। तो यहाँ द्रव और गैस के बारे में जो मैंने आपको बताया ये आप स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं। तो देखिए भौतिक वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण की। रासायनिक वर्गीकरण में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, फिर उसके बाद तत्व और यौगिक के बारे में बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके नीचे जो इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में एक एक लाइन की डेफिनेशन है सभी की, ये हम फटाफट अभी कवर करते हैं। अब देखिए कि रासायनिक वर्गीकरण में रासायनिक गुणों के आधार पर हम द्रव्य को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो संरचना जो है वो निश्चित होती है,
यानी उसके अंदर जो कण जो होते हैं उनका संगठन, उनका कंपोजिशन जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी एक शुद्ध पदार्थ जैसे लोहे की बात करते हैं कि लोहे के अंदर जितने भी कण हैं वो सारे आपको एक जैसे मिलेंगे, ठीक। या फिर हम दूसरे शुद्ध पदार्थ पानी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे ये जो कण हैं वो आपको एक जैसे मिलेंगे। ओके, क्या मिलेंगे, एक जैसे आपको कण मिलेंगे उसमें, ठीक। तो शुद्ध पदार्थ जो है वो दो तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक। अब अगर हम तत्वों की बात करें ना, तो तत्वों को हम कहते हैं कि सरलतम शुद्ध पदार्थ होते हैं। सरलतम शुद्ध पदार्थ, सरलतम शुद्ध पदार्थ क्यों कहा है, क्योंकि किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से, साधारण जो भौतिक या रासायनिक विधियां हैं उनसे हम इसको और ज्यादा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते। ऐसे सरलतम शुद्ध पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे किसी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा अपघटित करके और अधिक सरल ना बनाया जा सके, ऐसा जो सरलतम रूप है शुद्ध पदार्थ का वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल लोहा है या सोना है, उसको जैसे मान लो सोना है, आप उसको गर्म करोगे वो कुछ और नहीं बन जाएगा, सोना ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से लोहा है, उसको आप किसी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया द्वारा और ज्यादा किसी सरलतम पदार्थ में नहीं तोड़ सकते। अब तत्व की परिभाषा को आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित करके और अधिक सरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब तत्व जो तीनों अवस्थाओं में मिल सकता है आपको, ठोस अवस्था में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ठोस के जैसे यहाँ पर उदाहरण हम ले सकते हैं, कार्बन, गंधक, सोना, चांदी, तांबा वगैरह है। और द्रव तत्व ये इम्पोर्टेंट है, खुद से भी जा सकते हैं, ब्रोमीन और पारा। और गैस जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह, ये तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए कि हम स्टडी को आसान करने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास तत्व हैं, अभी लगभग 118 तत्वों का हमें नॉलेज है, उन सभी तत्वों को एक टेबल में अरेंज कर रखा है और इसको कहते हैं आवर्त सारणी। ये जो टेबल है, ये जो सारणी है, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। अब इस आवर्त सारणी में देखिए कि आपको यहाँ तीन अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला कलर है, दूसरा यहाँ से येलो कलर दिखाई दे रहा है, बीच में पिंक कलर दिखाई दे रहा है। तो ये कलर हमने क्यों कर दिए, क्योंकि तत्वों को हमने तीन भागों में बांट दिया है। यहाँ पर एक आपको ये मोटी लाइन दिखाई दे रही है ना, इस मोटी लाइन से लेफ्ट में जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों को हम कहते हैं धातुएं। इस मोटी लाइन के राइट में जितने भी तत्व हैं उसको हम कहते हैं अधातुएं, ठीक। लेकिन इस मोटी लाइन के पास ये जो पिंक कलर में जो तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें धातुओं और अधातुओं के दोनों के ही गुण होते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं उपधातुएं। कई बच्चे कहते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु तो मिश्रण होता है, वो एक अलग चीज होती है, जबकि उपधातुएं जो तत्व होते हैं जिसमें धातुओं और अधातुओं दोनों का गुण होता है। अब धातु और अधातु के बारे में हम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। जस्ट मैं एक मिनट में इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि ऐसे तत्व जो उष्मा और विद्युत के क्या हो, सुचालक हों, सामान्य ताप पर क्या हो, जनरली ठोस अवस्था में होता है पारे को छोड़ के। आघात वर्ध यानी इनको पीट पीट के हम इसकी चादर बना सकते हैं। तन्य होते हैं यानी इन तत्वों को आप खींच करके उसकी तारे बना सकते हैं, ठीक। तो जिन तत्वों में ये वाले गुण हों उनको हम क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। जैसे चांदी, सोना, लोहा वगैरह जो है सारी क्या है, मेटल्स हैं, धातुएं हैं। अधातु जिनमें ये वाले गुण नहीं होते, जैसे ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। एक सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप होता है जो सुचालक होता है। और भंगुर होते हैं, भंगुर का मतलब अगर इनको आप पीटोगे या खींचोगे तो टूट जाएंगे, ना तो घातवर्धन नहीं तन्य है, ओके। और इसके एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन वगैरह आप ले सकते हैं। उपधातु कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु या मेटलॉइड कहलाते हैं,
ठीक, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह। ओके, अब देखिए रासायनिक वर्गीकरण में हमने शुद्ध पदार्थ पढ़े कि दो टाइप के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं, बात करते हैं यौगिक की। अब आगे देखते हैं कि यौगिक यानी कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे उदाहरण के लिए जल है, जल में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ही ऑक्सीजन का परमाणु है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, जल का एक अणु बनाते हैं। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है, नया शुद्ध पदार्थ जो बनता है वो क्या है, यौगिक है। तो यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक इकाई होता है और यहाँ पर कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, तो इनका द्रव्यमान हो गया 2, और ऑक्सीजन एक है और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो अगर द्रव्यमान का अगर अनुपात देखें तो 1:8 होता है। तो हम ये कहते हैं कि पानी के अंदर या जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक द्रव्यमान के अनुसार 1:8 में मिले होते हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन का अगर अनुपात देखें तो कार्बन का द्रव्यमान 12 इकाई होता है और ऑक्सीजन का एक का होता है 16। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि CO2 का ये सूत्र होता है ना, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, और ये कटेंगे 4 पे, 4 3 12 और 4 8 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 3:8 में मिले हुए होते हैं। ठीक, तो यौगिक के बारे में जो बात मैंने आपको बताई वो आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। अब यौगिक के बारे में कोई खास बातें और है कि एक तो यौगिक के जो घटक है ना, उनका भौतिक विधियों द्वारा उसको सरल पदार्थों में अलग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग करोगे तो सिंपल जो है, जैसे मान लिया आप गर्म करो या कोई और फिजिकल मेथड अप्लाई करो तो आसानी से नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरी बात है कि जब भी यौगिक बनता है तो उस समय या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा निकलती है। ओके, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यौगिक के जो गुणधर्म हैं वो उसको बनाने वाले तत्वों के गुणधर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जल है, जल को बनाने वाले कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जल के गुणधर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, आपको पता है कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलती है तो क्या बनता है, पानी बनता है। और हाइड्रोजन जो है एक ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील गैस है। और ऑक्सीजन जो सपोर्टर ऑफ कम्बशन, जलाने में सहायक होती है, जलाने में सहायक होती है। लेकिन पानी का देखिए, पानी न तो ज्वलनशील है न ही जलाने में सहायक है, जबकि ये आग को बुझा ही देता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक यौगिक के गुण जो है उसको बनाने वाले तत्वों के गुणों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। ठीक है, तो यही बात देखिए मैंने यहाँ पर लिखी भी है कि किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, परंतु उसके संयोजन से बना यौगिक अर्थात जल एक क्या है, द्रव है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि हाइड्रोजन एक पॉप धमनी के साथ जलती है, तेज धमनी के साथ जलती है, और ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, जलने में सहायक होती है। लेकिन जल का उपयोग जो है अग्निशामक के रूप में किया जाता है, आग बुझाने के रूप में किया जाता है। अब देखिए कि यौगिक की परिभाषा के बाद हम यौगिक के दो प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक।
ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए कि यौगिकों के दो प्रकार में से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, कार्बन हाइड्रोजन आबंध हो, कार्बन हाइड्रोजन आबंध हो, ऐसे यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। और पारंपरिक तौर पे हम ये मानते थे कि ये कार्बनिक यौगिक जो है जीवित पदार्थ हैं, पौधों से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन बाद में ये अवधारणा जो है वो फेल हो गई थी। वॉलर साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है अपने लैब में एक कार्बनिक पदार्थ जो है बनाया था। और कार्बनिक पदार्थों के जो एग्जाम्पल है वो मीथेन है, इथाइल अल्कोहल वगैरह, हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अभी जस्ट आपको जस्ट एक दो लाइनें ही ये याद रखनी है, उसके बाद हम कार्बनिक यौगिकों पर पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कार्बनिक यौगिकों पर ही आधारित है, वहाँ मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। और अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं कि ऐसे यौगिक जो कार्बनिक यौगिक नहीं होते वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं। और पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो है किसी जैविक क्रिया का योगदान नहीं है, यानी जीवित पदार्थों से ये हमें नहीं मिलते। इसके एग्जाम्पल हम कैल्शियम सल्फेट ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रख सकते हो कि यौगिक जो है दो तरह के हो सकते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब आगे हम बात करते हैं मिश्रण की। तो अगर एक बार डायग्राम से देखें तो शुद्ध पदार्थ हम पूरा कवर कर चुके हैं। शुद्ध पदार्थों के बाद क्या आता है हमारे पास, मिश्रण है। अब मिश्रण और मिश्रण की दो टाइप, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए कि यौगिक में क्या होता था कि दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में क्या मिलते थे, यहाँ पर तत्व, और निश्चित अनुपात में मिलते थे। तो दो या दो से अधिक तत्व जो निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब क्या बनता है, यौगिक बनता है। और अब देखिए कि मिश्रण क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक कोई भी तत्व भी हो सकते हैं यौगिक, यानी कोई भी पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ और किसी भी अनुपात में मिले, फिक्स अनुपात होना कोई जरूरी नहीं है, किसी भी अनुपात में मिलने से जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण की खास बात क्या होती है कि मिश्रण के अंदर जो है उसके जो अवयव होते हैं, जो उसको बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनके सारे गुण मौजूद रहते हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये 500 ml पानी है, इसमें आपने 10 ग्राम चीनी डाल दी। अगर 500 ml पानी में अगर आपने 10 ग्राम चीनी डाल दी तो भी एक मिश्रण है। 10 के बजाय अगर आपने 20 ग्राम चीनी डाल दी तो भी एक मिश्रण है। तो यहाँ पर कोई अनुपात फिक्स नहीं है, ठीक। तो मिश्रण के आप बाकी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे धुआं है, आइसक्रीम है, हवा, सोडा वाटर, शहद, मिट्टी का तेल, रक्त वगैरह सभी क्या है, मिश्रण के उदाहरण हैं, ठीक। और मिश्रण के उदाहरणों में जैसे एक मैंने पानी में चीनी का एग्जाम्पल दिया है, पानी में रेत का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, ये सारे मिश्रण के उदाहरण हैं। अब मिश्रण जो है दो तरह के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण भी कह देते हैं। जैसे समांग, सम प्लस अंग, यानी जिसका कंपोजिशन पूरी तरह से एक जैसा हो, जिसकी बनावट जो है सम अंग, यानी जिसकी बनावट जो है पूरी तरह से क्या हो, एक जैसी हो, ऐसे मिश्रण जो है क्या कहलाते हैं, समांग मिश्रण कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनियस। होमो का मतलब एक जैसा, ठीक। हेट्रो मतलब विभिन्न। विषमांग इससे जस्ट उल्टा हो गया, जिसका कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता, जिसकी बनावट एक जैसी नहीं होती। अब देखिए कि अगर हम एक चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो समांग मिश्रण एक उदाहरण लेते हैं, जैसे चीनी प्लस पानी। चीनी में पानी में चीनी का जो मिश्रण है उसको हम एक समांग मिश्रण मान के चल सकते हैं। अगर उसको जूम करके देखें तो उसके पार्टिकल ऐसे हैं कि जैसे मान लेते हैं ग्रेन वाले जो है वो पानी के पार्टिकल है और उसमें चीनी के पार्टिकल आपको समान रूप से मिलेंगे। बेशक आप बर्तन, जैसे ये वाला बर्तन है जिसमें घोल है ना चीनी और पानी का,
या मिश्रण है उसको आप चाहे तले से उठा के देखो, ऊपर से उठा के देखो, साइड में से कहीं से इसका सैंपल लो, आपको पूरी तरह से जो इसका कंपोजिशन है, उसकी बनावट जो है वो एक जैसी मिलेगी। ठीक, तो जिसकी बनावट एक जैसी होती है वो समांग मिश्रण होते हैं। और इसी तरह से जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, रेत प्लस पानी। पानी में रेत का जो मिश्रण है उसमें आप देखोगे कि नीचे मिट्टी ज़्यादा बैठ जाती है, ठीक है, और ऊपर मिट्टी कम होती है। यानी यहाँ पर कंपोजिशन देखोगे तले में तो कुछ और मिलेगा आपको, यहाँ पर इसकी बनावट देखोगे कुछ और मिलेगा, और इसके पार्टिकल्स को जूम करके देखोगे तो आपको कहीं कुछ पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे, कहीं दूसरे पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे। मतलब एक जैसा कंपोजिशन नहीं होगा इसका, एक जैसी बनावट नहीं होगी। तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं? विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। अब इस लेक्चर के लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। जैसे पहला तो अंतर मैंने बताया था अनुपात का। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व जो है किस कैसे होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं, लेकिन इसमें अनुपात कोई निश्चित नहीं होता, किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। दूसरा, यौगिक बनते समय क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में अंतर आ जाता है, जबकि मिश्रण में केवल भौतिक परिवर्तन होता है, उसकी अवस्थाओं में ठोस से द्रव आ गया, द्रव से गैस, सिर्फ अवस्थाओं में चेंज होता है तीनों में। और पृथक्करण की अगर हम बात करें तो यौगिक के अवयव जो है साधारण विधियों से अलग नहीं होंगे, जबकि मिश्रण के अवयव जो है साधारण विधियों से, जैसे छानने से, आसवन विधि द्वारा जो हम अलग कर सकते हैं। और समांगी और विषमांगी, यौगिक जो है वो सदा ही समांग होता है, होमोजेनियस होते हैं। जैसे पानी एक यौगिक है, शुद्ध पानी जो है आपको बिल्कुल उसका कंपोजिशन एक जैसा बनने मिलेगा, उसकी बनावट हमेशा एक जैसी ही मिलेगी। इसी तरह से आप कोई भी यौगिक देखोगे उसकी बनावट सदा ही एक जैसी आपको मिलेगी। तो यौगिक समांग होते हैं। और मिश्रण जैसे अभी हमने देखा, विषमांग भी हो सकते हैं और समांग भी हो सकते हैं। और यौगिक के बनते समय उसमें या तो निकलती है या अवशोषित होती है, लेकिन मिश्रण को बनाने में लगभग ऐसा ही होता है कि ना तो ऊष्मा पैदा होती, न ही ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो प्यारे बच्चों, ये इसके यौगिक और मिश्रण के बीच में मेन अंतर थे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।